ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में करम बंधन और अंशदान का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन देज टू विच शैल प्रीवेल। करम बंधन और अंशदान के सिद्धांत को समझाइए। इन दोनों में विरोध की स्थिति में कौन सा अभिभावी होगा। ठीक है, टीपी एक्ट के अंदर, और अगर बात करें मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन की, स्वयंवार की, उसके अंदर मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में करम बंधन और अभिधाय का सिद्धांत कहते हैं, इनका बहुत महत्व है। ठीक है, इसके बारे में टीपी एक्ट के सेक्शन 81 और 82 में प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, भारतीय विधि के अंदर एक केस के अंदर, इसका नाम था एल्ड्रिच नाम कपूर के मामले में, इसका श्रीगणेश माना गया है, प्रवेश माना गया है सिद्धांत का। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे लेनदारों को निराश और हिताशा करना किसी एक लेनदार की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। मतलब जहां कोई अपनी 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी, संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के यहां मॉर्गेज रखता है और आगे चलकर उन्हीं प्रॉपर्टियों, उन्हीं संपत्तियों में से एक या एक से अधिक को किसी अदर व्यक्ति के पास मॉर्गेज रखता है, वहां जो पाक्षिक, मतलब जिसके पास बाद में मॉर्गेज बंधकदार को ये अधिकार होगा कि वह पूर्विक बंधक ऋण को ऐसी संपत्ति से संतुष्ट कराए जो उसके पास बंधक नहीं है। ठीक है, इसके लिए 2 आवश्यक बातें हैं। पहला तो ऐसा करने से संपूर्ण पूर्विक बंधक ऋण की संतुष्टि हो जाती हो तथा अन्य व्यक्ति के सह प्रतिफल हित पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो। सिंपल भाषा में कहे तो मार्शलिंग का सिद्धांत ये कहता है भी, मान लो भी मेरे पास 3 प्रॉपर्टियां हैं, हर एक की कीमत 5-5 हजार रुपए है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पहले जाता हूं राम के पास, उसके पास जाकर अपनी तीनों प्रॉपर्टियां ए, बी और सी, सभी की कीमत क्या है, 5-5 हजार रुपए है, सभी को राम के पास गिरवी रख देता हूं। ठीक है, और 5 हजार रुपए ले लेता हूं। ठीक है, उसके बाद जाता हूं श्याम के पास। श्याम के पास जाकर मैंने उन तीनों प्रॉपर्टियों में से दोबारा 2 प्रॉपर्टियां बी और सी श्याम को गिरवी रख दी, मतलब मॉर्गेज कर दी, और उसके बदले में 5 हजार रुपए ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा किसके पास गया, घनश्याम के पास। घनश्याम के पास जाकर उनमें से एक प्रॉपर्टी जिसका नाम सी है, ठीक है, वो किसके पास रख दी, घनश्याम के पास, उससे 5 हजार रुपए ले लिए। ठीक है, अब रिडम्पशन का राइट, पैसे वसूली का राइट किसका है भाई, राम, घनश्याम और श्याम का है। ठीक है, अब मान लो भी अगर राम के पास मैंने तीनों प्रॉपर्टियां रखी हैं, हर एक प्रॉपर्टी की कीमत 5 हजार रुपए है। ठीक है, अगर राम को उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी बेचकर अपना कर्ज वसूल करना हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बेचेगा, ए, बी या सी, उनमें से वो ए को बेचेगा, क्योंकि ए जो प्रॉपर्टी है वो ना तो श्याम के पास गिरवी मॉर्गेज रखी गई है, ना ही घनश्याम के पास मॉर्गेज रखी गई है। अगर मान लो भी वो बी को बेच दे, ठीक है, मान लो भी वो बी को बेच दे, तो यहां पर जो बी प्रॉपर्टी है वो श्याम के पास भी गिरवी रखी हुई, तो श्याम का जो राइट है वो खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि वो सी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा, क्योंकि सी प्रॉपर्टी अगर घनश्याम के पास गिरवी है। मतलब प्रॉपर्टी ऐसे बेचो, मतलब अपनी वसूली, अपने कर्जे की वसूली ऐसे करो कि दूसरे लेनदार का अधिकार खत्म ना हो। क्लियर।
अब अगर राम को वसूली करनी हो तो ए नाम प्रॉपर्टी से करेगा, बी और सी को छोड़ देगा। अगर श्याम को करनी हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से करेगा? बी प्रॉपर्टी से करेगा, सी को छोड़ देगा क्योंकि सी घनश्याम के पास गिरवी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लेनदार है वो अपनी वसूली ऐसे करेंगे कि दूसरे का राइट खत्म ना हो। ठीक है, अब मान लो भी जे राम के पास है प्रॉपर्टी, तीनों की तीनों है, राम ने सबसे पहले सी प्रॉपर्टी से वसूली कर ली, सी गई। ठीक है, सी गई तो सी किसके पास गिरवी थी केली? घनश्याम के पास। तो घनश्याम का राइट तो मतलब उसका तो खत्म ही हो गया। अगर आप कर सकते हो, अदर प्रॉपर्टी है जो किसी और के पास गिरवी नहीं है तो उससे कर लो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो जो किसी और के पास गिरवी पड़ी है। तो यही मार्शलिंग का अधिकार है। कहने का मतलब, यदि दो या अधिक संपत्तियां का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक से अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के भाग में पाक्षिक बंधकदार जिसके पास प्रॉपर्टी रखी है इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक ना की गई संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट कराए जहां तक उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर ये आधारित है मार्शलिंग का सिद्धांत भी। अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है गिरवी रखी है, ठीक है, अगर आप उससे भरपाई करना चाहते हो तो पहले ये देखोगे कि वो किसी और के पास तो नहीं गिरवी रखी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी पहले बेचोगे? जो किसी और के पास गिरवी नहीं रखी। दूसरे लेनदार के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सिद्धांत बना है। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, शर्तें क्या हैं? पहली तो ये, एक ही ऋणी तथा सारे बंधक उसी के द्वारा किए गए हों। मतलब कर्जा लेने वाला एक व्यक्ति हो, पृथक पृथक ऋणी और बंधक कर्ता होने पर इस धारा के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। दूसरा, पूर्विक बंधकदार के पास कम से कम दो संपत्तियां होनी, या मतलब बंधक रखी गई हो तथा उनमें से किसी एक को पश्चातवर्ती बंधकदार के पास बंधक रख दी गई हो। तीसरा, पूर्विक बंधकदार पाक्षिक बंधकदार के पास बंधक रखी गई संपत्तियों से भिन्न संपत्ति से अपने बंधक धन की वसूली कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मार्शलिंग का सिद्धांत था। इस प्रकार ये मार्शलिंग का जो सिद्धांत है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया तो बहुत आसान है। एक बार फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, छोटी एग्जांपल से। मान लो भी मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, जिसका एक प्रॉपर्टी का नाम ए है, एक का नाम बी है। दोनों की कीमत मान लो भी 10-10 हजार रुपए है। मैं पहले आपके पास जाता हूं, 10,000 रुपए उधार लेता हूं और उसके बदले में एज ए सिक्योरिटी अपनी दोनों प्रॉपर्टियां ए और बी आपके पास मॉर्गेज रख देता हूं। ठीक है, अब मेरे को फिर पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर मैं क्या करता हूं, आपके ब्रदर के पास जाता हूं और उनके पास जाकर मैं क्या करता हूं, दोनों प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी, मान लो बी प्रॉपर्टी, आपके ब्रदर के पास मॉर्गेज रख देता हूं। ठीक है, मान लो भी अब कल को आपको वसूली का अधिकार तो है ना, अगर मैंने पैसे ना दिए तो आप कैसे मेरी प्रॉपर्टी से वसूल करोगे? तो आप तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी को छेड़ोगे? क्योंकि आपके पास ए और बी है और आपके ब्रदर के पास ओनली बी है। ठीक है, तो ए और बी में से आप ए प्रॉपर्टी को छेड़ोगे, उससे वसूली करोगे। अगर मान लो भी आपने बी से वसूली कर ली तो आपके ब्रदर का राइट तो खत्म हो गया, फिर वो उनके पास तो एक ही प्रॉपर्टी गिरवी है। यही मतलब ये सिद्धांत यही कहता है कि आप दूसरे लेनदार के अधिकारों का बचाव करोगे। अगर आपको वसूली करनी पड़ी तो आप
कौन सी प्रॉपर्टी से करोगे? ए प्रॉपर्टी से करोगे, जिससे कि आपके ब्रदर जो दूसरा लेनदार है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है। और मान लो आपने बी से बी को बेच दिया, उससे वसूली कर दी, ए तो मेरे पास प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी क्योंकि बी से आपकी वसूली पूरी होगी। क्लियर? लेकिन आपके ब्रदर का राइट जो दूसरा लेनदार है उसके पास तो एक ही प्रॉपर्टी थी जिसका नाम बी है, तो उसके राइट तो अपने आप ही खत्म हो गए। कहने का मतलब उस प्रॉपर्टी को छेड़ो, उस प्रॉपर्टी से वसूल करो जो दूसरे के पास जहां तक हो सके उस प्रॉपर्टी से वसूल करो जो दूसरे के पास गिरवी नहीं है। ठीक है। दूसरे लेनदार के अधिकारों की रक्षा करना ही इस सिद्धांत का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है कंट्रीब्यूशन, जिसे अभिधाय का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके अनुसार यह कहा गया है कि जो लाभ का उपयोग करना चाहता है उसे भार भी वहन करना होगा। He who enjoy the benefit must also the burden, मतलब जिसने एंजॉय किया है किसी चीज को, किसी लाभ को यूज किया है, बर्डन भी उसको लेना पड़ेगा। ठीक है। कहने का मतलब जहां मॉर्गेज के अध्याधीन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की हो जिनके उसमें संभिन्न और पृथक स्वामी सत्ताधिकार तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो ऐसी संपत्ति में के विभिन्न अंश या भाग जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में हो उस बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण के अनुपात में अभिधाय के दायी हैं, और ऐसा हर अंश या भाग जिस अनुपात में अभिधाय करेगा उसके अवधारण या भाग की रकम को जिसके अध्याधीन ये बंधक की तारीख पर रहा हो काट कर वह मूल्य समझा जाएगा जो उस तारीख पर था। मतलब ये तो एग्जांपल दे रखी है, इससे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा। इसको मतलब ये डेफिनेशन दी, सॉरी, एग्जांपल से समझेंगे। इसका मतलब ये है भी अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई लाभ या बेनिफिट को यूज किया है और उसके बदले में कुछ बर्डन भी है, तो बर्डन भी उसको लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3 व्यक्ति ए और बी और सी मेरे पास आते हैं। ठीक है। तीनों जॉइंटली 50,000 रुपए मेरे से उधार ले जाते हैं। कौन? ए, बी और सी। कितने पैसे लेंगे? 50,000। ठीक है। उसके बदले एज ए सिक्योरिटी ए ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रख दी, बी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रख दी, सी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रख दी। ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी की कीमत मान लो भी 50,000 रुपए है। ठीक है। और 50,000 रुपए मैंने इनको कर्जा दे रखा। किसको? ए और बी और सी को। तीनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखी है, लेकिन कर्जा जॉइंटली लिया है। ठीक है। आपस में उन्होंने बांट लिया, कैसे भी। अब मेरे को वसूल करना हो तो मैं किससे करूंगा? किसी एक प्रॉपर्टी से करूंगा। ठीक है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी उस बर्डन, उस भुगतान के लिए जिम्मेवार होगी? कहते हैं कि तीनों प्रॉपर्टियां लाइबल है, किसी एक प्रॉपर्टी पर बर्डन नहीं डाला जा सकता। तीनों ही भुगतान, मतलब तीनों संपत्तियों से भुगतान दायी होगा। ठीक है। अर्थात ऋण का भुगतान तीनों संपत्तियों से किया जाएगा। मतलब किसी एक संपत्ति से संपूर्ण ऋण की वसूली नहीं कर सकता। कौन? मैं। यदि मैं कर लेता हूं तो शेष जो बाकी बची संपत्तियां हैं उस कर्जे के अपने अपने अंश के भुगतान के लिए दायी होगी। कहने का मतलब किसी एक प्रॉपर्टी को बेचकर मैं सारे कर्जे की भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे सभी ने जॉइंटली लिए हैं। अगर मैं एक से कर भी लेता हूं, मान लो भी बी और सी मेरे दोस्त हैं, ए के साथ नहीं बनती, मैंने ए की प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है। क्या अब बी और सी बच जाएंगे? मेरा तो भुगतान पूरा हो गया? नहीं।
जो बाकी के जो बी और सी हैं उनकी प्रॉपर्टियों पर भी बर्डन रहेगा, उनको भी अपने जो उनका हिस्सा है, जो उनका अंश है, उसके भुगतान के लिए उनकी प्रॉपर्टी पर बर्डन है, उनको देना ही पड़ेगा। यही सिद्धांत कंट्रीब्यूशन कहता है। अगर जॉइंटली पैसा ले लिया आपने, अपनी अपनी प्रॉपर्टियां रख दी, लेकिन वसूल करने वाले ने किसी एक प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर लिया, बाकी की दो प्रॉपर्टियां नहीं बच सकती, उनसे भी वसूली होगी। अगर एक से कर ली फिर भी दोनों प्रॉपर्टियां उस कर्जे के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब अगर आपने कोई फायदा, कोई लाभ, कोई बेनिफिट का एंजॉय किया है, उसके साथ बर्डन भी है, तो बर्डन को भी आपको सहना होगा। कंट्रीब्यूशन के सिद्धांत के लिए शर्तें क्या है? ठीक है, कहने का मतलब पहली शर्त तो ये, किसी एक कर्जे के लिए दो या दो अधिक संपत्तियों का बंधक रखी गई हो और ऐसी संपत्तियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वत्व अर्थात स्वामी निहित हो। उसके बाद बताया ऋण के संदाय के लिए ऐसी सारी संपत्तियां संयुक्त रूप से दायी हैं। बंधकदार द्वारा उसने अपने संपूर्ण ऋण की वसूली किसी एक संपत्ति से कर ली गई। तो ये इसका क्या है, इसकी शर्तें हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कंट्रीब्यूशन कर्म बंधन का सिद्धांत है और मार्शलिंग का सिद्धांत है, ठीक है, उनके अंदर अगर गतिरोध पैदा हो जाए, टकराव पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसको प्रिवेल मिलेगा? ठीक है, कौन अभिभावी होगा? इसका उत्तर स्पष्ट है कि कर्म बंधन, कहने का मतलब मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में अगर प्रतिरोध उत्पन्न हो तो कर्म बंधन मार्शलिंग का सिद्धांत अभिधाय कंट्रीब्यूशन के सिद्धांत पर पूर्वकता रखेगा, मतलब मार्शलिंग के सिद्धांत को प्रेवेल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है कि मार्शलिंग का सिद्धांत क्या है और कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मार्शलिंग का सिद्धांत आप समझ चुके हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारा कुछ समझा दिया गया है। आप एक बार इसको पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो समझ आएगा। कंफ्यूज जरूर करता है लेकिन टफ नहीं है, एक बार समझ आ गया फिर नहीं भूलेगा। ठीक है, मार्शलिंग का सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी कई व्यक्तियों के पास गिरवी रखी है, ठीक है, तो अगर जो जिसने पैसे दिए हैं वो प्रॉपर्टी को तभी टच करेगा अगर उसके पास अदर प्रॉपर्टी नहीं है गिरवी रखी हुई। अगर है तो पहले उसको टच करेगा, उससे वसूली करेगा। कहने का मतलब जो दूसरे लेनदार हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कंट्रीब्यूशन, जिसको अभिधाय का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंदर यह बताया गया कि मान लो भी तीन व्यक्ति है, तीनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखे, किसी एक शाहूकार से पैसा उधार ले लिया, तो जो बर्डन है वो तीनों प्रॉपर्टियों पर होगा, जो वसूली है वो तीनों प्रॉपर्टियों पर होगी। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है कि मार्शलिंग का सिद्धांत क्या है और आपका कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत क्या है।